हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशंस देखेंगे, क्योंकि एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले बेसिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अब आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे जो आधार बोल रहे हैं, क्या क्या कौन सी ऐसा आधार है जिसके दौरान हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किए हैं, है ना। सबसे पहले होता है कि अरेंजमेंट ऑफ बॉडी, जैसे कि क्या उनकी बॉडी सेल से बना हुआ है या टिश्यू से या मल्टीपल सेल से या टिश्यू या ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। फिर देखेंगे क्या उनकी बॉडी का सिमेट्री क्या है, क्या उनका बॉडी सेंटर देख के लाइन प्लेन होने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है या नहीं है। ठीक है ना। नेचर ऑफ सीलम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन डील करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखेंगे मीन्स ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी लेवल पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि आपको बताया कि क्या उनकी बॉडी सेल से बना हुआ है, सिंगल सेल से बना हुआ है, तो इसलिए हम उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, जिसके अंदर आपका प्रोटोजोआ आ जाते हैं। ठीक है ना। ऑल प्रोटोजोआन्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो स्पॉन्जेस, फिर हम देखेंगे पोरीफेरा, जहां पर आपको मल्टीपल सेल्स दिखने को मिलेगा। एक सेल नहीं, बहुत सारे सेल होते हैं और यह सेल जो है ये एग्रीगेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर देखेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ पे दिखने को मिलेगा, सिलेंटेरेटा के अंदर। मतलब कि पहली बार जो नर्वस टिश्यू है ना, यहाँ पर आपको पहली बार नर्वस टिश्यू जो है यहाँ पर दिखना। उससे पहले ना तो आपको प्रोटोजोआ में कोई नर्वस सिस्टम दिखने को मिलेगा, ना तो आपकी पोरीफेरा के अंदर। नर्वस सिस्टम की जो शुरुआत है ये हाइड्रा से, मतलब है कि सिलेंटेरेटा से ही दिखने को मिलता था। तो फिर उसके बाद देखेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि प्लाटीहेल्मिन्थेस वगैरह आपको माउथ दिखने को मिला था। ठीक है, प्लाटीहेल्मिन्थेस। फिर ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि आस्टीहेल्मिन्थेस से ऑनवर्ड्स, मतलब कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये सभी फाइलम में आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट जो चीज़ें आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पर देखिए दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पर, एक है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा होता है कम्प्लीट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम किसको कहेंगे, देखिए यदि बॉडी के अंदर एक ही ओपनिंग रहेगा, है ना, और उसके अंदर खाना अंदर जाएगा, जिसको हम जैसे माउथ हमारा होता है ना, खाना हम अंदर लेते हैं, और यदि वही जो ओपनिंग के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर आ रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट है। एक ही सिंगल ओपनिंग रहेगा, ठीक है ना। फूड मटेरियल जिसके दौरान फूड मटेरियल अंदर जा रहा है, फिर वही अंदर बाहर भी आएगा, तो उसको हम ब्लाइंड सैक और एक नाम से भी जानते हैं। उसको कहा जाता है कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे केस में होता है हम खाना तो खाते हैं माउथ के थ्रू, फिर ये डाइजेशन होने के बाद फिर आनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बॉडी से बाहर निकल आता है। ठीक है ना, दो ओपनिंग हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि दो ओपनिंग मिलेगा कंप्लीट, यदि एक मिल रहा है तो उसको हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को आप और एक तरीके से भी समझ सकते हो, जिसको कहा जाता है कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, उसका मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, जैसे कि देखिए पहला होता है कि और एक लेयर हो गया, है ना, जैसे कि आपकी बॉडी को आप सोच सकते हो, बॉडी हो गया, है ना, पूरा बॉडी। फिर हमारा जो माउथ है, ये क्या होता है, ये तो एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर ही तो है ना, मतलब माउथ एक ही ओपनिंग है, पाइप है। माउथ हो गया, स्पैरिंग्स हो गया, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक, ऐसे बल्जिर हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, फिर ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन हुआ। तो ये फाइनली क्या होता है, वो आनस देके आएगा। ठीक है ना। तो एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर हो गया, पहले एक ट्यूब, उसके बाद और एक ट्यूब होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्लियर हुआ ना चीजें। सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर हम देखेंगे कि एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यदि देखिए ये मान लीजिए हो गया हार्ट, है ना, हार्ट से जो ब्लड जब पंप करेगा, यदि ये ब्लड वेसल के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन को जा रहा है, बॉडी का टिश्यू को, तो हम उसको क्लोज्ड कहेंगे। ठीक है, वहां पर ब्लड वेसल्स की रोल हुआ है।
लेकिन यदि हार्ट से डायरेक्ट ब्लड निकल के मतलब कि बॉडी कैविटीज के अंदर जा रहा है ना, वहाँ पर ब्लड वेसल की उतना कोई रोल नहीं है, ब्लड हार्ट से ब्लड ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे निकल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जो जितने बड़ी कैविटी को जाएगा, जिस ऑर्गन को उसका जरूरत होता है वहाँ पर डिजल्व होके ये चला जाएगा, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली आपका आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में देखने को मिलता है, एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी मतलब कि एनेलिडा एंड ऑल कोडेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बात हम करेंगे जॉर्म लेयर के अकॉर्डिंग, है ना। देखिए जॉर्म लेयर क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ हम समझ लेंगे कि जॉर्म लेयर है क्या। आपको पता है कि जब भी डेवलपमेंटल फेज के दौरान क्या होता है, हैप्लॉइड ओवम एंड हैप्लॉइड स्पर्म मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, एंड ये जो जाइगोट है उसके अंदर क्लीवेज होता है, मतलब कि बहुत सारे 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 ऐसी जो सेल है वो अरेंज होके मोरूला स्टेज बनाता है। मोरूला के बाद और एक स्टेप आता है जिसको कहा जाता है कि ब्लास्टुला, ठीक है ना, ब्लास्टुला, मोरूला, मोरूला के बाद ब्लास्टुला। तो देखिए ठीक है। अच्छा फिर ये ब्लास्टुला स्टेज के अंदर क्या होता है, उनके अंदर कुछ एक ओपनिंग पाया जाता है ना, जिसको कहा जाता है कि ब्लास्टोपोर। वही ओपनिंग देके ये अंदर वाले जो सेल है ना ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। वो पोर को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर। और अंदर में जो इनर सेल मास रहता है, कुछ सेल पाया जाता है जिसको कहा जाता है इनर सेल मास, ठीक है। वो ये ओपनिंग देके बाहर आते हैं, और आने के बाद ये पहले कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में 2 जर्म लेयर बनाते हैं। सबसे बाहर वाला जो लेयर रहेगा हम उसको एक्टोडर्म कहेंगे, ठीक है। और अंदर ब्लास्टोपोर से जब सेल निकलता है, निकलने के टाइम पे यदि ये 2 जर्म लेयर बनाएगा, एक एक्टोडर्म और दूसरा होता है एंडोडर्म, ये 2 जर्म लेयर बनाएगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। यदि और एक एडिशनल लेयर बन गया दैट इज द मेजोडर्म, हम उसको कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। 3 जर्म लेयर है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि सबसे बाहर लेयर को हम एक्टोडर्म कहेंगे, ठीक है, और अंदर वाले जो लेयर होता है उसको हम एंडोडर्म कहेंगे। और मेजोडर्म क्या होता है, मेजोडर्म की जो रहने की जो तरीका है थोड़े अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बॉडी कैविटी कहेंगे, ठीक है। अच्छा ये जॉर्म लेयर के अकॉर्डिंग ये हो गया, इधर ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होंगे या तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक के केस में देखिए फाइलम सिलेंटेरेटा एंड टिनोपेरा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और उससे अलावा जो प्लैटीहेल्मिन्थेस से ऑनवर्ड्स मतलब कि अप टू कोडेट्स तक सब कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन मतलब कि आप जब एमएससी एंट्रेंस क्लियर करने के जाओगे ना, तो ये सब एंट्रेंस में आता है कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना। और हम शुरू करते हैं सिलेंटेरेट से, क्योंकि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंटेरेट से आपको देखने को मिला, उससे पहले तो आपको सेल लेवल का था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, जो सीलम हम किसको कहते हैं, बॉडी कैविटी और सीलम, है ना। देखिए बॉडी कैविटी और सीलम हम क्या किसको कहते हैं, ये चीज़ थोड़ा आप देख लीजिए कि सीलम कैसे बनेगा। इधर देखिए सबसे बाहर वाला लेयर तो एक्टो रहेगा, है ना, एक्टो रह गया, और अंदर वाला लेयर को तो हम एंडोडर्म कहेंगे। यदि क्या होता है, जो मेजोडर्म है ना, जो मेजोडर्म आप देख रहे हो, यदि मेजोडर्म क्या करेगा, थोड़े उसके अंदर एंट्री करेगा, ठीक है ना, उनका थोड़े पार्ट एंडोडर्म के साथ अटैच होकर रहेगा, और थोड़े हिस्सा किसके साथ अटैच होकर रहेगा, एक्टोडर्म के साथ अटैच होकर रहेगा, समझ ना, अटैच होकर रहेगा। ये मेजोडर्म येलो वाला जो देख रहे हो ना, ये मेजोडर्म है, ये भी आपका मेजोडर्म है, ठीक है, मेजोडर्म है। तो ये स्प्लिट हो गया, व्हेन द मेजोडर्म इज स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स, है ना, और आधा वो किसके साथ अटैच होकर रहता है, आधा रहता है एंडोडर्म के साथ, आधा एक्टोडर्म के साथ, और बीच में एक खोखला एरिया मतलब कि ब्लैंक एरिया बना है, हम उसको कैविटी कहेंगे या सीलोम कहेंगे, ठीक है, सीलोम कहेंगे। यदि मेजोडर्म प्रेजेंट नहीं है, यानी कि सिर्फ एक्टोडर्म एंडोडर्म है, तो सीलम बनने की कोई चांस नहीं है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट, ठीक है। तो ये कौन सी एनिमल में ऑब्वियसली देखने को मिलेगा, जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, सिलेंटेरेटा एंड टिनोफेरा के अंदर।
और जब सिलम की बात आई, मतलब कि जब मेजोडर्म की बात आई, तो उस केस में क्या होता है, तो मेजोडर्म की अरेंजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्या वो मेजोडर्म कंप्लीटली स्प्लिट हो गया है या बीच बीच में कुछ पाउच जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर करके बता देती हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये बाहर का लेयर एक्टोडर्म हो गया, अंदर में एंडोडर्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये एंडो और ये आपका एक्टो, ठीक है। अच्छा, यदि बीच में ऐसे पाउच जैसे स्प्लिट ना होके पाउच जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है, हम उसको स्यूडोसिलोमेट कहेंगे, ठीक है ना, स्यूडोसिलम कहेंगे। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं, जहाँ पर आपको ट्रू सिलम दिखने को मिलता है हम उसको सिलोमेट कहेंगे। जहाँ पर मेजोडर्म स्प्लिट हो चुका है हम उसको सिलोमेट कहेंगे, जो कि आपका फाइलम आनेलिडा से दिखने को मिलता है। आनेलिडा से ऑनवर्ड, मतलब आनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स के अंदर। ए सिलोमेट आपको दो फाइलम, दैट इज सिलेंटेरेटा एंड टिनोफेरा। सीडो सिलोमेट सिर्फ एक ही फाइलम में आपको दिखने को मिलेगा, दैट इज योर एस्चिहेल्मिन्थेस और नेमाटोहेल्मिन्थेस जिसको कहा जाता है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुआ ना। ओके, नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बॉडी प्लान के बारे में। बॉडी प्लान आप देखेंगे कि जो जिसको कहा जाता है कि सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है देख लीजिए, यदि कोई भी प्लेन सेंटर देके आप पास कर रहे हो, वो एक्स एक्सिस में पास कर रहे हो या तो वाई एक्सिस में पास कर रहे हो, यदि ये बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है हम उसको सिमेट्री कहेंगे। यदि इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर रहा है उसको हम आसिमेट्री कहेंगे, मतलब अनइक्वल है ना, जो कि आपका फाइलम पोरीफेरा और प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के अंदर आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। सिमेट्री आपका शुरू होता है फाइलम सिलेंटेरेट्स से ऑनवर्ड्स। फिर सिमेट्री दो तरीके के होता है, एक होता है रेडियल सिमेट्री और दूसरा होता है बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री क्या होता है देखिए, इफ सेंटर देके हम पास करेंगे जो लाइन, वो ऐसे भी एनिमल को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, और इस टाइप का पास करोगे तो इस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ, है ना। मान लीजिए ऐसे करोगे राइट हाफ इज इक्वल टू लेफ्ट हाफ, जिस एंगल से आप कट करोगे, लेकिन याद रखिए वो जो लाइन है सेंटर देके पास होना चाहिए। यदि बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है तब हम उसको रेडियल सिमेट्री कहेंगे, ठीक है। अच्छा, बायलेटरल सिमेट्री क्या है, हम हमारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ह्यूमन जो है वो बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। ह्यूमन को देखिए, यदि हम हमारे बॉडी को इस टाइप से डिवाइड करेंगे यहाँ से, ठीक है ना, बीच से, तो राइट हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट हाफ। तो इसीलिए देखिए ज़्यादातर ऑर्गन दो पाया जाता है और जो भी ऑर्गन एक होता है वो बीचों बीच होता है। नोज देखिए एक ही होता है, ठीक है ना, लेकिन नॉस्ट्रिल दो होता है, ठीक है, और लॉन्ग्स दो होता है, मैक्सिमम चीज़ें दो होता है, क्योंकि वी आर बायलेटरल सिमेट्री। यदि कोई ह्यूमन को आप बीच से, मतलब कि ये है ना, नाभि से कट करोगे, अपर हाफ इज नॉट इक्वल टू द लोअर हाफ, यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन पाया जाता है, यहाँ पर भी डिफरेंट ऑर्गन पाया जाता है, तो वी आर द बायलेटरल सिमेट्री। क्लियर हुआ ना चीज़ें। ओके, तो रेडियल सिमेट्री आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, एक ही होता है सिलेंटेरेटा एंड टिनोफेरा के अंदर रेडियल सिमेट्री दिखने को मिलता है। उसके बाद आपको बायलेटरल सिमेट्री दिखने को मिलेगा। और एक एक्सेप्शन होता है, ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि पूछा जाता है, जो एडल्ट एकाइनोडर्माटा होता है ना, स्टारफिश, एडल्ट एकाइनोडर्माटा जो है, ये यहाँ पर आपको ये है तो एकाइनोडर्माटा, लेकिन यहाँ पर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। उनका जो लार्भा होता है, लार्भा में आपको क्या देखने को मिलेगा, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, लेकिन उनका एडल्ट के अंदर आपको, जो कि एक बैकवर्ड कैरेक्टर्स है, फिर उनका जो एडल्ट में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुआ ना। तो ये होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कुछ टर्म था, ये चीज़ आपको ध्यान देना जरूरी है। और कुछ बेसिक टर्म है, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ और क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हो, है ना। एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब कि रिप्रोडक्शन की बेसिस पर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर यंग वंस, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट बच्चा पैदा होते हैं, हम उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। यंग वंस पैदा होते हैं उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आप किसको कहोगे, जहाँ पर लार्वा फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। देखिए एग से भी डायरेक्ट यंग वंस बन सकता है, या तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद मदर से यंग, मतलब कि ओविपारस या विविपारस, दोनों डायरेक्ट होते हैं। लेकिन जब लार्वल स्टेज आ जाएगा, लार्वा में मैच्योरिटी आएगा, उसके बाद बनेगा, हम उसको इनडायरेक्ट स्टेप्स कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
तो और एक चीज़ होता है प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरियोस्टोम। प्रोटोस्टोम का मतलब है कि जो डेवलपमेंट के दौरान यदि फर्स्ट माउथ बनेगा या फर्स्ट आनस बनेगा, ठीक है ना। जो फर्स्ट इसका माउथ बनता है हम उसको प्रोटियोस्टोम कहते हैं, और ड्यूटेरियोस्टोम हम किसको कहेंगे, जिसका फर्स्ट आनस बनता है उसके बाद माउथ बनता है, ठीक है ना, उसको हम ड्यूटेरियोस्टोम्स कहेंगे। ये कुछ टर्म था जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे जो आपकी फाइलम है ना, पोरीफेरा से हम शुरू करेंगे उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। तो कीप लर्निंग। थैंक यू।